हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू IELTS शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 19th नवंबर 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। बता दूं आपको कि हम यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दोनों को एनालाइज करते हैं इन डिटेल इन दिस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और देखो, आज जो है हम करेंगे आगे बात, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना, बिकॉज दिस इज वेयर यू विल गेट द पीडीएफ्स ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स, so that you do not have to make separate notes and you can revise directly from the PDFs only. Okay, so only 191 days are left for UPSC prelims, so this is a big alert for all of those जो 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट या अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं। ओके, तो today's pinch of positivity says sometimes your heart needs more time to accept what your mind already knows. Give it that time. कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक इल्यूजन में रहते हैं, वो इल्यूजन को हमें उस इल्यूजन से बाहर आना है। रियलिटी चेक जरूरी है, ठीक है। तो वो रियलिटी चेक जब मिलता है तभी हम एक्चुअल में अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते हैं। तो थिंक कामली, थोड़ा सा शांति से सोचो। जब भी ऐसे सेल्फ डाउट हो ना, तो थोड़ा सा शांति से सोचो कि व्हाट यू आर मेड ऑफ, ठीक है। टेल योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू वट एवर यू नीड टू डू। ओके, वट एवर यू डिजायर टू डू, यू आर हैविंग ऑल द पोटेंशियल टू कंप्लीट दैट डिजायर। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। पहला बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का, ड्राफ्ट डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल टेबल्ड फॉर पब्लिक कमेंट्स। कनेक्टेड है पेपर 2, GS2 पेपर से, गवर्नमेंट पॉलिसी से कनेक्ट कर सकते हो इसको। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो ड्राफ्ट डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल है ना, ये दूसरी बार आई है बिल। ओके, पहली बार आई थी, उसको विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही थी, तो विड्रॉ कर लिया गया था। अब फिर से नई बिल लाई गई है, अलग अलग प्रोसीजर्स, अलग अलग प्रोविजंस के साथ, और इसे ड्राफ्ट करके पब्लिक डोमेन में रखा गया है कि पब्लिक को जो भी कॉमेंट करना है उसके लिए ना। देखो, ये तो बात करेंगे कि ये इशू क्या है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे जब पब्लिक डोमेन में रखा गया है अगर किसी बिल को, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट चाह रही है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गवर्नेंस में। ओके, जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा गवर्नेंस में, जन भागीदारी होगी गवर्नेंस में, तभी एक्चुअल में कोई लॉ या पॉलिसी सक्सेसफुल होता है, जैसे कि हमारा स्वच्छ भारत मिशन। ओके, तो देखो ऐसा है कि दिसंबर 17 तक का ये टाइमलाइन है, और दिसंबर 17 तक आप यहाँ पे अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। तो देखो, बात करेंगे कि इस बिल में आया क्या क्या है, लेकिन शुरुआत से समझते हैं कि पूरा इंसिडेंट क्या है। ओके, तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन बिल की जरूरत इसीलिए पड़ गई क्योंकि 2018 में एक पैनल बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी, क्योंकि जस्टिस BN श्री कृष्णा थे जिसको हेड कर रहे थे। ओके, इन्होंने ड्राफ्ट वर्जन निकाला इस बिल का। पहला इंडिया का ये अटेम्प्ट था जिसमें हमने एक लेजिस्लेशन निकालने की कोशिश करी डाटा प्रोटेक्शन के लिए। ओके, और इसमें 2018-19 में ये बिल आई थी, लेकिन इतने साल के बाद भी, 4 साल के बाद भी ये पास नहीं हो पाई, तो 2022 अगस्त में इसको विड्रॉ कर लिया गया। ओके, विड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे ये दूसरी बिल आई है। तो इसलिए विड्रॉ किया गया क्योंकि कई बार इसमें अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की गई, कई बार मल्टीपल इटरेशन हुए इसके, ठीक है। तो इससे अच्छा सोचा गया कि एक नई बिल ही लाते हैं, ठीक है। और इसमें एम ये किया गया था कि ऑनलाइन स्पेस जो है, ऑनलाइन स्पेस को रेगुलेट किया जा सके, एक सेपरेट लेजिस्लेशन हो डाटा प्राइवेसी के ऊपर, इंटरनेट इकोसिस्टम के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, टेलीकॉम रेगुलेशन को लेकर, नॉन पर्सनल डाटा को लेकर, ये सब एक लेजिस्लेशन बनाना था हमको, प्रॉपर कोडिफाइड लॉ बनाना था, इसीलिए ये डाटा प्रोटेक्शन बिल लाई गई थी। ओके, अब देखो क्या जरूरत है हमें डाटा प्रोटेक्शन लॉ की। पहली चीज तो ये कि हमारे देश में इंटरनेट यूसेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप थोड़ा डाटा को देखोगे तो इंडिया में आज के समय पे 750 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जो कि इंक्रीज ही होने हैं फ्यूचर में।
दूसरी चीज है कि हमारी गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया पे बहुत पुश कर रही है, डिजिटल इंडिया पे फोकस कर रही है कि हर कोई डिजिटल हो। और ऐसे में हेल्थ, राशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर सेक्टर में डिजिटल इंडिया का प्रमोशन हो रहा है, यानी कि इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज का प्रमोशन हो रहा है, यानी कि डाटा यहाँ पे और प्रोसेसिंग होगी, डाटा का और ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए भी जरूरी है एक लॉ होना। तीसरी चीज, हमारा फोकस है इंटरलिंकिंग ऑफ डाटा पे, ठीक है। मतलब आप देखते हो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी है जिसमें फेशियल रिकग्निशन में डाटा यूज हो रहा है, आधार में डाटा यूज हो रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आया था उसमें डाटा यूज हो रहा है। तो हर जगह पे एक ही डाटा यूज हो रहा है और उसकी इंटरलिंकेज हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है, आपका पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। तो ये सब क्या है, इंटरलिंकेज ऑफ डाटा है, और इसीलिए डाटा को सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। चौथी चीज, डाटा ब्रीचेस भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही हो रहे हैं। मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं जिनका डाटा कैसे एक्सप्लॉइट हो जाता है, कितनी रिस्क पे है एक्सप्लॉइट होने के, सोल्ड होने के, मिसयूज होने के, हमें पता भी नहीं है। ओके। फिफ्थ है कि हमारे पास कोई यहाँ पे ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसमें हम रिट लगा सकें किसी कॉरपोरेट एजेंसी के अगेंस्ट या किसी के मिसकंडक्ट के अगेंस्ट। तो जैसे स्टेट के एक्शन पे हम रिट लगा सकते हैं ना, कि भाई स्टेट ने, गवर्नमेंट ने हमारे साथ गलत किया तो हमने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके रिट लगा दी। वैसा सेम हम कॉरपोरेट एक्शन के साथ, या हमारा डाटा कभी मिसकंडक्ट हो जाता है, उसके साथ मिसयूज हो जाता है, तो हम ये रिट नहीं लगा सकते। इसीलिए भी एक सेपरेट लॉ की जरूरत हमें है। ओके। आगे बात करते हैं। देखो कुछ की टर्म समझो, डाटा प्रोटेक्शन बिल में क्या क्या प्रोविजन है, उससे पहले की टर्म समझो। पहला है डाटा प्रिंसिपल। ये डाटा प्रिंसिपल कौन होता है, जिसका डाटा लिया जा रहा है। जैसे कि अगर मेरा डाटा आधार कार्ड में मैंने दिया तो मैं यहाँ पे डाटा प्रिंसिपल हो गई, तो जिसका डाटा है ना वो डाटा प्रिंसिपल हो गया। दूसरा होता है डाटा फिड्यूशरी, जिसने डाटा कलेक्ट किया और जिसके पास डाटा स्टोर्ड है, ठीक है। तीसरा होता है डाटा प्रोसेसर। ये डाटा प्रोसेसर कौन होता है, ये एक पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकता है, जो कि डाटा को प्रोसेस कर रहा है किसी और के बिहाफ पे। ओके। इसके अलावा पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा क्या होता है, वो डाटा जिसके थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जा सके, आपका नाम हो गया, आपके पर्सनल ट्रेट्स हो गए, ये सब आपका पर्सनल डाटा है। बायोमेट्रिक्स हो गए, ये पर्सनल डाटा है। नॉन पर्सनल डाटा, जिससे आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, जैसे कि टाउन का जो लिटरेसी रेट है, अगर मैंने ये बताया तो ये डाटा तो है और इस डाटा सभी से कलेक्ट किया गया, लेकिन क्या इसमें एक एक जने को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, नहीं, तो ये नॉन पर्सनल डाटा हुआ। ओके। फिर डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी रहेगी। अगर कोई भी इश्यू होता है बिटवीन डाटा प्रिंसिपल एंड डाटा फिड्यूशरी, तो यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो इसको रेगुलेट करेगी। ओके। नाउ बात करते हैं इस पर्टिकुलर बिल में जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोविजन हैं उनकी। पहली चीज तो ये कि इसमें 7 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये नई बिल, ठीक है। नया डाटा प्रोटेक्शन जो बिल है वो इस 7 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल ये है कि जो भी यहाँ पे पर्सनल डाटा का यूसेज होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो लॉफुल, फेयर और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल ने अपना डाटा दिया, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको लॉफुल, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने फ्लिपकार्ट या अमेजन से कुछ खरीदा, तो मैं अपनी डाटा की डिटेल्स डालती हूँ ना यहाँ पे, तो मेरा डाटा जो है फ्लिपकार्ट एकदम फेयर तरीके से, लॉयल तरीके से, लीगल तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज करेगा। सेकेंड प्रिंसिपल ये बोलता है कि पर्सनल डाटा जो है उसे सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जिसके लिए वो कलेक्ट किया गया है। जैसे कि अगर मैंने फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर किया, उसके लिए मैंने अपना पर्सनल डाटा डाला, ठीक है, तो इस डाटा को सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए और किसी भी पर्पस के लिए ये यूज ना हो। तीसरा प्रिंसिपल बोलता है डाटा मिनिमाइजेशन का, जितना हो सके ये डाटा ट्रांसफर कम से कम हो। चौथा बोलता है डाटा एक्यूरेसी का, तो जब भी आप डाटा कलेक्ट करने आ रहे हो तो उसको एक्यूरेटली कलेक्ट करो। फिफ्थ प्रिंसिपल बात करता है कि कैसे आप डाटा को जो कलेक्ट किया है उसे परपेचुअली, यहाँ पे परपेचुअली स्टोर नहीं कर सकते, हमेशा के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए ही आप डाटा को कलेक्ट करोगे। ओके। सिक्स्थ प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी यहाँ पे डाटा कलेक्ट हो रहा है उसके ऊपर रीजनेबल सेफगार्ड होने चाहिए। यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट ने मेरा डाटा खरीदा, डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, मुझसे डाटा कलेक्ट किया क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ खरीदा, तो मैंने अपना डाटा डाला है वॉलंटरीली। अब इस डाटा के ऊपर रीजनेबल सेफगार्ड्स होने चाहिए, ठीक है। सेफगार्ड्स कैसे, कि इसको कोई अनऑथराइज्ड तरीके से कलेक्ट ना कर सके, प्रोसेस ना कर सके। सेवेंथ प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पे एक अगर पर्सन
जो है जो डिसाइड कर रहा है कि डाटा कैसे प्रोसेस किया जाएगा, कैसे स्टोर किया जाएगा है। यानी कि यहाँ पे डाटा फिड्यूशरी और डाटा प्रोसेसर की बात हो रही है। जो भी ये लोग होंगे ना, इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि डाटा को गलत तरीके से या ना यूज किया जाए। ओके, ये 7 प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा एक और चीज है कि यहाँ पे राइट टू इरेज डाटा एंड राइट टू नॉमिनेट भी है। यानी कि अगर आपने कोई भी डाटा कलेक्ट किया है, उसका इरेज करने का भी राइट रहेगा उस इंडिविजुअल के पास, जो कि यहाँ पे डाटा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने अपना डाटा दिया फ्लिपकार्ट को और फ्लिपकार्ट ने उसको स्टोर करके रख लिया, तो मैं उनको बोल सकती हूँ नहीं भाई इसको इरेज करो, और इनको इरेज करना पड़ेगा। या फिर मैं किसी को नॉमिनेट कर सकती हूँ, अपने मदर फादर अपने सिबलिंग को किसी को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकती हूँ कि अगर किसी केस में मेरी डेथ हो जाती है, तो आप इनको बोल पाओ कि भाई इस पर्सन का जो यहाँ पे डाटा प्रिंसिपल था उसका आप डाटा डिलीट करिए, ठीक है, इरेज करिए। इसके साथ यहाँ पे एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाया गया है कि अगर डाटा फिड्यूशरी और डाटा प्रिंसिपल के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, बात नहीं बन रही, सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो अपनी कंप्लेंट। क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर के लिए जो पहले रेगुलेशंस थे उसको बहुत कंप्लाइंट रखा गया था पहले, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के लिए, लेकिन अब इसको इजी बना दिया गया है। ओके, अब ये इजी हो गई है और अब आप आसानी से डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। इसके साथ में कुछ और चीजें भी ऐड की गई है। पहले क्या होता था, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस थे, सभी के लिए एक जैसे प्रोविजंस थे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सेप्शंस रखे गए हैं। जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं हमारे देश में, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस को फॉलो ना करना पड़े, इसकी कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे जो पर्सनल डाटा का वॉल्यूम है, नंबर ऑफ यूजर्स है, उस बेसिस पे भी आपको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, सो दैट जो स्टार्टअप कल्चर है वो खराब ना हो और बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस इंटेंसिव ना बनाए हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ओके, क्योंकि इससे क्या होता है, एफिशिएंसी कम हो सकती है इंडस्ट्री की। ऑलराइट, तो ये थे इंपॉर्टेंट इसके प्रोविजंस। कुछ और प्रोविजंस जो आर्टिकल में दिए हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे पेनल्टी रख दी गई है 500 करोड़ रुपए की, अगर कोई भी डाटा फिड्यूशरी या डाटा प्रोसेसर गलत तरीके से डाटा को यूज करता है या डाटा प्रोटेक्शन बिल के अगेंस्ट यूज करता है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट यूज करता है, तो उसको पेनल्टी लगेगी 500 करोड़ रुपए की। ओके, क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज को भी इजी बना दिया गया है और साथ में ये भी बोला गया है कि जो नॉन डाटा था, नॉन पर्सनल डाटा था, ठीक है, नॉन पर्सनल डाटा, इसको हम यहाँ पे अब इस प्रोटेक्शन बिल के अंदर नहीं रख रहे हैं, डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर। पहले ये नॉन पर्सनल डाटा के लिए भी अलग से लॉज थे, पर्सनल डाटा के लिए भी अलग से लॉ थे, जो पहली वाली बिल आई थी ना, इसमें नॉन पर्सनल डाटा को हटा दिया गया, सिर्फ पर्सनल डाटा के ऊपर कैसे कैसे प्रोटेक्शन लगेंगे सिर्फ उसकी बात की गई है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा वेलकम मिला है इस बिल को, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री को ये भी लग रहा है कि अब चलो ठीक है, हमारा जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लिफ्ट ऑफ फ्रॉम इसरो स्पेस पोर्ट। तो देखो ये जो आर्टिकल है इसको आप जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से कनेक्ट कर सकते हो। क्या है आर्टिकल? आर्टिकल ये है कि इसरो के स्पोर्ट से पहली बार इंडिया का कोई प्राइवेट स्पेस रॉकेट उड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मीटर टॉल ये लॉन्च हुआ है। रॉकेट का नाम है विक्रम एस। विक्रम एस नाम रखा गया विक्रम साराभाई के ऑनर में। ओके, विक्रम साराभाई जो हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े हमारे कंट्रीब्यूटर रहे हैं इसरो के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो विक्रम साराभाई के नाम पे ये विक्रम एस इसका लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया है और ये बनाया है हैदराबाद, एक स्टार्टअप, हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप ने, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो विक्रम एस जो है इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जो कि उड़ा है इसरो के लॉन्च पैड से श्रीहरिकोटा से। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखो कुछ और चीजें, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज की गई, जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट यूज की गई है, वो कैपेबिलिटीज दिखाती है इस कंपनी की। यहाँ पे जो रॉकेट है वो ये दिखाता है कि यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज किस तरह से यूज की गई हैं और किस तरह से यहाँ पे टेक्निकल क्लियरेंस के साथ ये रॉकेट उड़ा है। ये टेक्निकल क्लियरेंस इसको इन स्पेस ने दिया है, ठीक है। और ये स्काई रूट जो एरोस्पेस कंपनी है, इसको 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है, नेशनल अवार्ड विनिंग स्पेस स्टार्टअप बन चुका है ये कंपनी स्काई रूट। ओके, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लो। इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, बनाया है स्काई रूट कंपनी ने। स्काई रूट कंपनी के जो 2 ओनर्स हैं वो ये 2 ओनर्स हैं, ठीक है, और ये विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। इसके देखो 3 बेसिकली यहाँ पे मिसाइल्स जैसे आप समझ सकते हो, विक्रम 1, विक्रम 2 एंड विक्रम 3 अलग अलग पेलोड के साथ है ये। ओके, प्रारंभ इसका नाम रखा गया इस पूरे मिशन का, जो विक्रम एस उड़ा ना यहाँ से, उसका नाम प्रारंभ रखा गया है पूरे मिशन का। ये क्या होगा प्रारंभ मिशन, ये मार्क करता है कि हमारे देश में स्पेस सेक्टर में अब प्राइवेट सेक्टर भी उतर रहा है, स्पेस लॉन्च के लिए प्राइवेट सेक्टर भी अब उतरना शुरू हो रहा है, ये प्रारंभ मिशन दिखाता है। इसके साथ
यहाँ पे ये जरूरी है जानना कि स्पेस सेक्टर जो है इसको प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ओपन कर दिया था 2020 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। ओके, स्काई रूट जो है पहली कंपनी बनी, पहली प्राइवेट कंपनी बनी अपना रॉकेट लॉन्च करने वाली। इसके साथ अग्निकुल कॉस्मोस एक और कंपनी है जिन्होंने अपना जो इंजन है वो टेस्ट कर लिया है, ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट कर लिया है इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के साथ। और यहाँ पे हो सकता है कि इनको भी आप जल्दी देखें लॉन्च होता हुआ। इसके अलावा प्राइवेट सैटेलाइट्स जो यहाँ पे इसरो ने लॉन्च करी हैं, जैसे इसरो की जो हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 3, उन्होंने अभी अभी 36 वन वेब सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। इसके अलावा अगली 36 सैटेलाइट्स भी लॉन्च करने वाला है इसरो। 4 सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च की है स्टूडेंट्स की इसरो ने। ओके, तो ये प्रारंभ मिशन दिखाता है। तो यही था, बस छोटा सा आर्टिकल था। नेक्स्ट बात करते हैं, मोदी टू इनॉग्रेट कश्मीर तमिल मीट इन वाराणसी टुडे। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि काशी, सॉरी कश्मीर नहीं, काशी तमिल मीट इन वाराणसी टुडे। बेसिकली काशी, काशी तमिल मीट, काशिल तमिल मीट को कहा जा रहा है काशी तमिल संगमम। ओके, ये क्या है, ये 30 डेज का इवेंट होने वाला है जिसमें काशी यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है, ओके, और तमिल, तमिल यानी कि तमिलनाडु यानी कि साउथ इंडिया, इन दोनों के कल्चर्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे। एक कल्चरल डायलॉग स्पेस क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। एंड दिस इज बेसिकली एमिंग टूवर्ड्स इंटीग्रेटिंग नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इनटू वन इंटीग्रल इंडिया। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो भाई, ये देख सकते हो, ये ट्विटर पे पोस्ट किया गया था। यहाँ पे 2 अनपैरेलल्ड फाउंटेन हेड्स का एक कॉन्फ्लुएंस होने वाला है जिसमें नॉलेज, कल्चर और लैंग्वेज को शेयर किया जाएगा। काशी जो कि वाराणसी कहा जाता है यूपी में है, और तमिलनाडु, इन दोनों के कल्चर्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे। पीपल टू पीपल बॉन्ड बढ़ाने की कोशिश होगी और एक स्पिरिट के अंदर जो काम होगा वो होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट के अंदर। ओके, और ये आज से यानी कि 19 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हमारे, वो इनॉग्रेट करने वाले हैं इस काशी तमिल संगमम को वाराणसी में। और यहाँ पे होगा क्या कि कई सारे कल्चरल एक्टिविटीज होंगी। जो साउथ इंडिया का द्रविडियन कल्चर है उसको शोकेस किया जाएगा अलग अलग मीन्स के थ्रू, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के कल्चर को शोकेस किया जाएगा। जो तमिल पॉपुलेशन यहाँ आ रही है, लगभग 12 ग्रुप्स में ये पॉपुलेशन आ रही है, 3000 के आसपास लोग आएंगे। ये पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया को ट्रैवल करेंगे, स्पेशली जो काशी वाला एरिया है उसको ट्रैवल करेंगे और समझेंगे आपस में कि ये दोनों जो प्लेसेस हैं, पोजिशन हैं, रीजन हैं, ये किस तरह से कनेक्टेड हैं, पुराने टाइम पे किस तरह से कनेक्टेड थे। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है आपको पता होगा, एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें कोशिश ये की जाती है कि जो इंडिया के अलग अलग रीजन हैं उनको एक साथ मिलाया जाए, उनके कल्चर को आपस में इंटरैक्ट कराया जाए, सो दैट हमारे देश की इंटीग्रिटी बनी रहे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो इस प्लान में, इस स्कीम में होता क्या है कि कोई भी 2 स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश और मिजोरम ले लो, या मध्य प्रदेश और मणिपुर ले लो, इस तरह से कोई भी 2 स्टेट्स को पार्टनरशिप कराई जाती है और इसमें स्टूडेंट टू स्टूडेंट ट्रांसफर होता है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, पीपल टू पीपल बॉन्डेज बढ़ाया जाता है, एक दूसरे के एरियाज में या एक दूसरे के रीजन में आप अपने कल्चर को शोकेस करते हो, ये सब होता है। जैसे अभी हो रहा है काशी तमिल में, ठीक है, काशी तमिल संगमम में ये हो रहा है। ओके, तो ये संगमम जो है ये बताएगा कि किस तरह से हम यूनिटी के साथ रह रहे हैं, एक सिविलाइजेशनल असेट है यूनिटी हमारे देश का, और इसमें नॉलेज एंड कल्चर कितना हम शेयर करते हैं आपस में। ओके, ये संगमम जो है ये करथी गई तमिल मंथ में स्टार्ट हो रहा है। ये करथी गई तमिल मंथ बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है तमिल कैलेंडर में। आइडिया यही है कि एंशियंट इंडिया को करंट जनरेशन के साथ लिंक किया जाए और यहाँ पे लोगों का और लैंग्वेजेस का आपस में एक मेल मिलाप हो, शेयरिंग हो, जिसके थ्रू हम एक दूसरे के कल्चर्स को समझ सकें। ऑलराइट, और काशी तमिल संगमम की कुछ और की थीम्स, जैसे यहाँ पे लिटरेचर, एंशियंट टेक्स्ट, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, योगा, आयुर्वेदा, हैंडीक्राफ्ट, मॉडर्न इनोवेशन, ट्रेड एक्सचेंजेस, इन सभी को लेकर बातचीत होगी। और यहाँ पे एक यूनिक लर्निंग स्पेस ये बन सकता है स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए और सभी के लिए। ओके, तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नॉर्थ कोरिया आईसीबीएम विद द रेंज टू स्ट्राइक एंटायर यूएस लैंड्स नियर जापान वाटर। हुआ क्या है भाई, हुआ कुछ यूं है कि नॉर्थ कोरिया, पहले मैप दिखाती हूँ, देखो ये नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया जो है एक ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल बेबस हो चुकी है, इकोनॉमिकली बहुत ठप कंट्री है। और यहाँ पे क्या चलता है, डेमोक्रेसी तो कहीं कहीं तक है ही नहीं, दूर दूर तक। यहाँ के लीडर हैं जिम ओंग,
सॉरी किम जोंग उन यहाँ के लीडर का नाम है। और यहाँ पे होता क्या है कि देखो ये चाइना के पास में नॉर्थ कोरिया दिख रहा है, उसके बाद ये साउथ कोरिया, तो ये पूरा पेनिनसुला है। ओके, और ये नॉर्थ कोरिया बेसिकली चाहता है कि अपने हिसाब से डिप्लोमेटिकली लोगों को डील करता है अलग अलग कंट्री से। डिप्लोमेटिकली डील करने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं डायलॉग के थ्रू, ये यहाँ पे मिसाइल गिराता है, बमबारी करता है और चमकाता है दूसरे देशों को। नॉर्थ कोरिया ने अभी क्या किया है, एक आईसीबीएम मिसाइल लॉन्च कर दी है जापान वाटर्स में, यानी कि जापान के आसपास जो सी एरिया है ना, वहां पे ये मिसाइल लॉन्च कर दी है। बेसिकली करता क्या है कि जब भी इनके पास खत्म हो जाता है अपना राशन वगैरह, तो क्या करते हैं नॉर्थ कोरिया वाले, यहाँ से अब इनको चाहिए राशन, कौन देगा इनको राशन, ये मिसाइल सिस्टम ही चलाते रहते हैं सारा दिन। तो ये क्या करते हैं, जापान है, जापान के ऊपर से ऐसे मिसाइल उड़ा देते हैं, तो जापान चमक जाता है और फिर बोलता है ठीक है जैसा आप बोलो वैसे कर लेते हैं। तो ये नॉर्थ कोरिया की आज की नहीं, बहुत पहले की स्ट्रैटेजी रही है। यही सेम चीज अभी नॉर्थ कोरिया ने की है। नॉर्थ कोरिया ने अपने आईसीबीएम, आईसीबीएम क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू यूएस तक का टारगेट बनाया। उन्होंने बोला कि देखो हमारे पास ये जो आईसीबीएम टेक्नोलॉजी है ना, आईसीबीएम मिसाइल है ना, ये यूएस के मेनलैंड तक जा सकती है, और ये जो यूएस के मेनलैंड तक जाएगी, इसका हमने नमूना तुमको अभी दे दिया जापान तक, इसको पहुंचा के जापान के साइड में जो वाटर्स हैं वहां तक ये गई है। ओके, तो सब लोग चमक गए हैं, और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के इस एक्शन को सभी ने क्रिटिसाइज किया है। ओके, अब देखो ये आईसीबीएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले नॉर्थ कोरिया के मिसाइल सिस्टम को समझो। यहाँ आता है नॉर्थ कोरिया, और इनके पास ऐसी मिसाइल हैं जो चाइना तक जा सकती हैं, चाइना मेनलैंड तक जा सकती हैं, रशिया तक जा सकती है, और कनाडा के बाद अब तो यूएस तक भी जा सकती है। ओके, तो देखो जरा, ये मैप आपने देख लिया, ये है सी ऑफ जापान। ओके, और ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे देख रहे हो ये नॉर्थ कोरिया आता है, नॉर्थ कोरिया के इस साइड येलो सी, ये सी ऑफ जापान, ये ईस्ट सी, और इधर आता है जापान। ओके, और इधर आता है पैसिफिक ओशन, इस मैप के हिसाब से देखोगे तो। ओके, ऑलराइट, तो देखो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली ऐसी मिसाइल होती है जो ग्रेविटेशन के पुल के अंदर चलती, ग्रेविटेशन फोर्स के अंतर्गत काम करती है। मान लो ये एक लैंड है और यहाँ से आपने मिसाइल उड़ाई, तो आपने इसको कोई गाइड नहीं किया है, कोई गाइडेंस सिस्टम इसके अंदर नहीं है, गाइडेड नहीं है ये मिसाइल। आपने बस इसको लॉन्च किया, लॉन्च करके ये पैराबोलिक मोशन इस तरह से कवर करके जहां पे भी ग्रेविटी इसको गिराएगी वहां गिर जाएगी। ओके, तो प्रॉपर इसके पीछे रिसर्च होती है कि कहाँ गिरेगी, लेकिन ये गाइडेड नहीं होती, इसको आप गाइड नहीं कर सकते। अगर बीच में कुछ आ गया अड़ंगा तो फिर ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देखते हो ना, बॉल आपने यहाँ पे दो बच्चे हैं ये खेल रहे हैं, तो यहाँ से इसने बॉल फेंकी तो बॉल यहाँ पे जाके इस तरह से पैराबोलिक मोशन कवर करके जाती है, वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल्स का होता है। तो रॉकेट प्रोपेल्ड होती है, सेल्फ गाइडेड होती है, कोई गाइड नहीं करना होता है, गाइड करने वाला सिस्टम नहीं होता इसमें, सेल्फ गाइडेड होती है अंडर द पुल ऑफ ग्रेविटेशन, और स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह होती है। इसमें आप लॉन्च साइट से इसको एक प्री डिटरमाइंड टारगेट तक पहुंचा सकते हो। बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी होती है जैसे कि एक अनपावर्ड ऑब्जेक्ट की, यानी कि आपने पीछे से कोई पावर नहीं दी, कोई बैटरी नहीं लगाई है, कुछ नहीं लगाया, अनपावर्ड है, सिर्फ ग्रेविटेशन के पुल के अंतर्गत काम कर रही है। ओके, ऑलराइट, इसके अलावा ये कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव को कैरी कर सकती है, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर। इसकी मिनिमम रेंज आईसीबीएम की बात करें, इंटर कॉन्टिनेंटल, देखो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत सारी होती है, एक शॉर्ट रेंज होती है, एक मीडियम रेंज होती है, सबसे ज्यादा रेंज वाली को बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है। ओके, लगभग 5500 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। ओके, और यहाँ पे सभी तरह के पेलोड इस पे आप डाल सकते हो। ओके, और इसमें इंडिया, रशिया, यूएस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इजराइल, यूके एंड फ्रांस, सिर्फ यही कंट्रीज हैं जिनके पास आईसीबीएम टेक्नोलॉजी आज के समय पे है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीबीएम के बारे में जानना। इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है एक बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोलिफरेशन को लेकर, कि बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी ऐसे चमकाने धमकाने के लिए ना यूज करे, जैसे कि अभी नॉर्थ कोरिया ने किया है। तो इसके लिए कन्वेंशन है, इसको आप हेग कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें इंडिया भी एक सिग्नेटरी है। और इसके अलावा एक और हमारा एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है जिसको कहते हैं हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। इसमें ये 1987 में बना था। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री जिसने एमटीसीआर को साइन नहीं किया हुआ है, वो दूसरी कंट्री को अपनी मिसाइल नहीं दे सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जो कि 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की है। ओके, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी मिसाइल जो 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की है, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक आप एमटीसीआर का पार्ट नहीं हो तो। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट हमारे प्रीलिम्स के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट इशू है, मॉस्को एक्यूजेस कीव ऑफ एग्जीक्यूटिंग पीओडब्ल्यूज। पीओडब्ल्यू क्या है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर है ये। तो यहाँ पे हुआ क्या है, रशिया ने ये इल्जाम लगाया यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन जो है
वो रशिया के जो आर्मी मैन या रशिया के जो पर्सनल्स जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर में फंसे हुए हैं या कर रहे हैं, वो वॉर को कंडक्ट कर रहे हैं, जब ये रशिया के आर्मी पर्सनल सरेंडर करने जाते हैं यूक्रेन की आर्मी के सामने, तो ये यूक्रेन की आर्मी उनको मार देती है, एग्जीक्यूट कर देती है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है और ये एक वॉर क्राइम है, ये कहना है रशिया का। ओके, तो ये वॉर क्राइम्स क्या है इसको समझना है हमको। जीएस पेपर 3 से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप इसको जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आईआर से कनेक्ट कर सकते हो इसको। ओके, तो वॉर क्राइम होता क्या है? यूएन के हिसाब से वॉर क्राइम इज अ सीरियस ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमिटेड अगेंस्ट सिविलियंस और एनिमी कॉम्बेटेंट्स ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अगर कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर आप सामने वाले देश के सिविलियन या फिर एनिमी कॉम्बेटेंट यानी कि जो लोग इन्वॉल्व हैं वॉर में, एनिमी कॉम्बेटेंट, उनके साथ कोई ऐसा एक्ट करते हो जो कि ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, देन इट इज कंसिडर्ड अंडर वॉर क्राइम, ठीक है। जैसे जेनोसाइड और क्राइम्स जो होते हैं नॉर्मली ये पीस टाइम पे भी हो सकते हैं, वॉर क्राइम्स जो है ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे ही होते हैं। ओके, और इसको रेगुलेट करने के लिए कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन। जैसे जेनेवा कन्वेंशन 1 बात करता है कि अगर कोई भी सिक या वुंडेड मेंबर है आर्म्ड फोर्सेस का, तो आप उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए काम करोगे। जेनेवा कन्वेंशन नंबर 2 बोलता है इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ शिपरेक्ड सेलर्स, यानी कि जो सेलर्स फंसे हुए हैं बीच समंदर में, उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए काम करोगे। जेनेवा कन्वेंशन नंबर 3 जो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल को देखते हुए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है ये लिखा है जेनेवा कन्वेंशन नंबर 3 में। और जेनेवा कन्वेंशन नंबर 4 है जिसमें सिविलियंस के प्रोटेक्शन की बात की गई है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। तो यहाँ पे क्या प्रोविजन है प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए? थर्ड कन्वेंशन जो है जेनेवा कन्वेंशन, उसमें इसका सारा चीजें बताई गई है। आर्टिकल 143 आर्टिकल्स हैं इसमें, जिसमें बात की गई है कि कैसे आपको डील करना है इन लोगों के साथ जो कि कैप्टिव्स हैं या कैप्टिव्स हैं, ओके, और प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, कैसे आपको इनको ट्रीट करना है, किस तरह से ह्यूमेनली आपको इनको ट्रीट करना है। ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसके लिए लाई करती है डिटेनिंग पावर पे, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कुछ होता है, तो पूरी की पूरी कंट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल हमारा ट्रेसेस ऑफ एक्सप्लोजिव नियर नॉर्थ स्ट्रीम। तो हुआ क्या है भाई, नॉर्थ स्ट्रीम क्या है समझो पहले तो। ये नॉर्थ स्ट्रीम एक पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है जो कि समंदर के बीच में से गुजरती है, ठीक है। गैस गैस पाइपलाइन है ये। ओके, ये गैस पाइपलाइन नेचुरल गैस की पाइपलाइन है जो कि रशिया से निकल के यहाँ पे यूरोप तक जाती है, जर्मनी तक। ओके, बीच में आती है यहाँ पे बाल्टिक सी, ठीक है। ये यहाँ से गुजरती हुई जाती है अंडरग्राउंड होके, अंडर सी होके, ये पाइपलाइन बनी हुई है। ओके, इसको बोलते हैं नॉर्थ स्ट्रीम। नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 दो पाइपलाइंस बन रही थी। 2 तो कभी चालू ही नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। 1 जो थी काफी लंबे समय से चल रही है, लगभग 2011 से चल रही है, ठीक है। बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत डिपेंडेंट थी यूरोप की इकोनॉमीज इसके ऊपर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तब से रशिया भी चमकाता रहता है दूसरी कंट्रीज को कि हम नॉर्थ स्ट्रीम बंद कर देंगे। दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी प्रेशर है कि इससे नहीं लेना है नेचुरल गैस। अभी क्या हुआ, ये वॉर चलते चलते ही बाल्टिक सी के आसपास, बाल्टिक सी जो ओशन है, जो सी बॉडी है, ठीक, वाटर बॉडी, उसमें देखा गया बबल्स आ रहे थे, ठीक है। अब बबल्स आ रहे थे, सबने बहुत नोटिस किया, समझ में आया कि जो नॉर्थ स्ट्रीम है ना, इसमें कहीं पे लीकेज हो रहा है, कहीं से इसको तोड़ा फोड़ा गया, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, सैबोटेज हुआ है। और ये पूरा मामला चल रहा था, इसमें रशिया ने भी इल्जाम लगाया यूके के ऊपर, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर, और भी बहुत इल्जाम यहाँ पे ब्लेम गेम चला। तो अभी पता ये चला है कि ये जो बाल्टिक सी के आसपास, नॉर्थ स्ट्रीम के आसपास कुछ एक्सप्लोजिव्स के ट्रेसेस मिले हैं। यानी कि ये जो नॉर्थ स्ट्रीम में लीकेज पाया गया, ये किसी ने जानबूझकर किया हुआ है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और नॉर्थ स्ट्रीम की लोकेशन जरा देख लो, ये है जर्मनी, ये है रशिया, यहाँ से निकलती है ये नॉर्थ स्ट्रीम और बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी तक आ रही है। ओके, नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है ये दूसरी प्रपोज्ड थी जो कभी चालू ही नहीं हो पाई। ऑलराइट, बात करते हैं आगे। और यहाँ पे देखो ये एक एडिटोरियल है जो गवर्नर की पावर को लेकर आया है कि गवर्नर ने क्या उत्पात मचा के रखा है हमारे देश में, और कैसे गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो गवर्नेंस से इसको कनेक्ट कर सकते हो, पॉलिटी से इसको कनेक्ट कर सकते हो, पेपर 2 से। ओके, ना देखो इसमें बताया गया, ये सीनियर एडवोकेट है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, बताते हैं ये कि देखो आजकल क्या हो रहा है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का बहुत ग्रेव इरोजन हो रहा है। जो देखो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस को वायलेट करने की कोशिश में लगा रहता है। चाहे फिर आप देखो हमारी बॉडीज हो जाए, रेगुलेटरी बॉडीज हो जाए, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो जाए, या फिर गवर्नर जैसा इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाए, ठीक है। अब गवर्नर ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, आपको समझाया हुआ है मैंने। केरला के
सीन में आपको समझा था कि गवर्नर जो है वो बोल रहे हैं कि मिनिस्टर्स को हटा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो बहुत बवाल मचा हुआ है केरला के गवर्नर के ऑफिस पे, या फिर पूरे इंडिया के भी गवर्नर के ऑफिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज पता चलती है, आर्टिकल 153, आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 163 ये कुछ बातें कहते हैं। 153 कहता है कि हर स्टेट के लिए गवर्नर होगा। 154 कहता है कि गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा किसी भी स्टेट का, ठीक है, यानी कि वो सारी पावर्स को एग्जीक्यूट करेगा, एक्सरसाइज करेगा। 154 क्लॉज 2 कहता है कि यहाँ पे गवर्नर जो है उसे प्रोहिबिट किया जाएगा कुछ फंक्शंस को लेकर। आर्टिकल 163 कहता है कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, चीफ मिनिस्टर होंगे और ये एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को। कुछ केसेस जहाँ पे गवर्नर का डिस्क्रिशन चल सकता है वहां गवर्नर को जरूरत नहीं है, बाकी सारे केसेस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे चलना पड़ेगा। तो गवर्नर जो है यहाँ पे सारे पावर्स, सारे फंक्शंस को एक्सरसाइज करेंगे, और ये सारी बातें कही गई है। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का भी यहाँ पे हवाला दिया गया है, और कहा गया है कि सारे जो फंक्शन है गवर्नर के, वो गवर्नर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आर्टिकल 166 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको ध्यान रखना है कि जो डिस्क्रिशन जो दिया गया है ना गवर्नर को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे दिया गया है। और अगर डिस्क्रिशन की बात कर रहे हैं, जैसे आपने देखा ना आर्टिकल 163 में क्या कहा है कि वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे गवर्नर काम करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर डिस्क्रिशन है। ये डिस्क्रिशन एक्चुअल फॉर्म में उनके पास सिर्फ आर्टिकल 356 में है, जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा यही चाहता था कि कोई पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन ना बन जाए। अभी क्या होता है कि देखो ये मान लो स्टेट है, स्टेट में एक होती है जो रूलिंग पार्टी होती है जिसकी गवर्नमेंट होती है, और एक होता है गवर्नर जो कि हो सकता है रूलिंग पार्टी से हो सकता है ना हो। अभी देखा ये जा रहा है कि जो भी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रूलिंग पार्टी अलग है और गवर्नर अलग पार्टी से है, यानी कि सेंटर पे अलग पार्टी है, तो इधर बहुत टसल होती है और पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं गवर्नर। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मैंडेट जो है, इलेक्शन जीत के तो स्टेट गवर्नमेंट आई है, तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी ना। तो गवर्नर के केस में ये देखा जा रहा है कि गवर्नर धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रिफ्ट अवे हो रहे हैं, ओके। और इसके लिए अगर हमको देखना है कि गवर्नर की क्या पावर है क्या नहीं है, तो हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पे जाना चाहिए। डिबेट्स क्या कहती हैं भाई? डिबेट्स ये कहती हैं, जैसे केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एक गवर्नर बनाना चाहिए, और ये गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के हिसाब से काम करे, यानी कि मिनिस्टर्स के हिसाब से काम करे, ये क्लॉज ऐड होना चाहिए, ठीक है। इसको भी डिबेट किया गया कि क्या गवर्नर को अपॉइंट करें कि इलेक्ट करवाएं। तो सोचा गया कि भाई अगर इलेक्ट कराएंगे, गवर्नर को भी इलेक्ट करवाएंगे, तो गवर्नर हो सकता है दूसरी पार्टी का हो, ठीक है, पार्टी 1 का हो, और हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट पार्टी 2 की हो जाए। तो ऐसे में पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे और ज्यादा टसल बढ़ने लगेगा, और हम नहीं चाहते ये पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसीलिए गवर्नर को अपॉइंट ही करवाते हैं, वही सही है, ठीक है। इसके बाद गवर्नर के बारे में ये भी कहा गया कि गवर्नर को दी गई बहुत कम पावर्स है, लेकिन गवर्नर एक ऐसा यहाँ पे पोजीशन है जो पूरे के पूरे स्टेट की मशीनरी को बहुत अच्छा भी कर सकता है और बहुत बुरा बिगाड़ भी सकता है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो लिटिल पावर्स, ओके। तो यहाँ पे गवर्नर अगर चाहे तो मशीनरी को लुब्रिकेट कर सकता है, जैसे कि मशीनरी पूरी ढंग से चले, और चाहे तो एक बड़ा हिंड्रेंस भी बन सकता है, ओके। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये जो गवर्नर का पोस्ट है ये ऑटोक्रेसी करता है। जब रूलिंग पार्टी जो स्टेट में है वो अलग है और सेंटर पे अलग पार्टी है, तो ऑटोक्रेसी बन जाती है, गवर्नर की जो पोजीशन है ऑटोक्रेसी का प्रतीक बन जाती है, और ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी साथ में नहीं चल सकते। तो इश्यूज तो बहुत हैं, ओके। अब देखो इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो गवर्नर है वो जो भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है उनको एक्सरसाइज करें, लेकिन वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ही मिलकर होंगी। जनरल क्लॉज यही है कि गवर्नर पावर जो है वो यहाँ पे मिनिस्टर के किसी भी एडवाइस को डिसरिगार्ड हमेशा नहीं कर सकता, ओके। इसके अलावा देखो ये भी कहा गया, यहाँ पे अलग अलग डिबेट्स अलग अलग बातें करती हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स थे कि कैसे कौन सी डिबेट में क्या कहा गया। तो गवर्नर की ड्यूटीज, गवर्नर की पावर के बारे में सब चीजें ये डिबेट्स के थ्रू क्लियर होती हैं। अब देखो बस होप एक ही है कि जो भी गवर्नर इस तरह से अपनी पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जुडिशरी रोके और जुडिशरी इन सब चीजों की रेमेडी करे, सो दैट ये पूरा जो मुद्दा है ये क्लियर हो सके, ओके। तो ये गवर्नर की पावर को लेकर है, इसमें देख सकते हो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है। 154 है जो बोलता है कि एग्जीक्यूटिव हेड होगा गवर्नर, ओके। फिर 163 है जो बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो एड एंड एडवाइस करेगी गवर्नर को, एंड 164 है जो बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेटिव असेंबली को, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। नाउ आते हैं आपके क्वेश्चन। आज के आर्टिकल्स इतने ही थे। पहला क्वेश्चन जो है आपका मैपिंग से रिलेटेड है।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, ये आपको बताना है मैप में देख के। दूसरा बताना है इक्वेटर पासिस थ्रू, इक्वेटर किस किस कंट्री के थ्रू पास होता है, ये आपको बताना है। ओके, और अच्छा इक्वेटर किस किस कंट्री के थ्रू पास होता है, यानी कि अफ्रीका में किस किस कंट्री के थ्रू पास होता है ये। ओके, इसके साथ देखो भाई, इसके साथ आपको ये बताना है, थर्ड क्वेश्चन है आपका आज का, ठीक है, ये क्वेश्चन है सीसैट से रिलेटेड। ये सीसैट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लो। प्रिंटर नंबर द पेजेस ऑफ बुक स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यूजेस 3089 डिजिट्स इन ऑल, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव, ठीक है, तो बुक में कितने पेजेस हैं आपको बताना है। एंड उन लोगों के मैं नाम ले लूँ जरा जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस मैं बता सकती हूँ कि बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। नीरज, ठीक है, नीरज मकलूर है, ठीक है, जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। प्रिया खत्री हैं, ठीक है, प्रिया, माधुरी, माधुरी, काजल वर्मा, सुप्रिया, ठीक है, इनके मैंने कमेंट्स देखे, ऑलमोस्ट हर वीडियो के नीचे इनके कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो एंड यू आर बीइंग ट्रुथफुल टू योर ओन सेल्फ, तो ये अच्छी चीज है। और भी जो लोग अपने ड्रीम के लिए बहुत सीरियस हैं, प्लीज स्टार्ट कमेंटिंग अबाउट द आंसर्स। ओके, एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।